मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास वक्त है। हाय। अरे तू शशि कपूर होतास ना? अरे दिस इज दीवार 2.0। Oh. हे फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर और आपका इस लेक्चर में स्वागत है जो अपनी 20s में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बारे में है। अगर आप 20s में हैं तो आई एम श्योर आपने अपनी एजुकेशन पूरी की होगी या आपने अभी कमाना शुरू किया होगा। तो ये आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। अगर आप इन बेसिक बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। उन 3 मेन कारणों को समझें कि आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू करना चाहिए। पहला रीजन, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था मेरे पास वक्त है। तो अगर कोई 21 या 22 वर्ष में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो सोचिए वो आदमी इस उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो आप कल्पना करें कि उस आदमी के पास अपनी रिटायरमेंट के लिए कितनी बड़ी कॉर्पस होगी। ये नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको रिस्क एवरेजिंग का फायदा मिलता है। आप सोचेंगे रिस्क एवरेजिंग क्या है? इस निफ्टी चार्ट पर एक नजर डालें। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। मैं वर्ष 2008 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। 2008 का चार्ट देखिए, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था और हमेशा की तरह जब कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो मार्केट फॉल होता है। हर कोई जानता है कि 2008 में क्या हुआ था। अगर ये सोचकर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया होता कि यहाँ ऐसा ही होता है और जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो ये नीचे चला जाएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात होती। मैंने जो किया वो ये था कि मैंने हमेशा रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करने की डिसिप्लिन को बनाए रखा। तो क्या हुआ होगा, मैंने 2008, 9 और 10 में इन्वेस्ट किया और अब 2011 में ये 2008 के लेवल्स पर वापस आ गया है। और मैं 12, 13, 14, 15 से लेकर 20 तक इन्वेस्टमेंट करती रही। मैं आज तक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और अब आप 2008 के लेवल्स की कंपैरिजन 2020 के लेवल्स से कर सकते हैं। और तब से अब तक इसमें काफी हद तक वृद्धि हुई है। मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि मैंने डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मैंने हर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरा रिस्क ऑटोमेटिकली एवरेज हो गया। तो अब आप रिस्क एवरेज का ये पॉइंट समझ गए होंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल सकता है। पर कैसे, इसे हम तुरंत देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करने पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अमेजिंग इफेक्ट कैसे देखा जा सकता है। तो हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपको अपनी करंट एज की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको ये बताना होगा कि आपकी रिटायरमेंट की एज क्या होगी, है ना। तीसरी बात, आपको आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बतानी होगी। हम बहुत अच्छी मेथड से इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, जैसे SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और चौथा इनपुट जो आपको देना है वो है कि आप कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। मान ले कि हम 10% का रिटर्न ले रहे हैं और ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं लंबी अवधि की लिमिट के बारे में बात करूं तो क्या हम इनपुट शुरू करें? हाँ चलो। पहला है करंट एज। आपकी करंट एज क्या है? 21। ओके, 21। आप किस समय रिटायर होना चाहते हैं? अब मैं 60 कहती हूँ। ओके, 60 मान लीजिए। आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? मिनिमम टारगेट मैं आपको बताऊंगी। आपको हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मान ले कि आपको 10% रिटर्न कितने समय में मिलने वाला है? टाइम फ्रेम 39 साल। ये एक लंबी टाइम फ्रेम है। ओके, अगर आप इसे 39 सालों की टाइम में अच्छी रूप से हर महीने एक भी महीना छोड़े बिना करते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग रिटर्न मिलेगा। और आपकी फाइनल अमाउंट क्या होगी? वो होगी 5,76,08,014। अमेजिंग। सिर्फ 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके आपको 5 करोड़ से ज्यादा की रकम मिलेगी। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? और मेरे पास वक्त है, ये कैसे काम करता है? अगर अपने 40s में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो फिर ये अमाउंट सिर्फ 76 लाख होगी। राइट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके अंदर एक अच्छी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है। अब उन 3 बातों को समझते हैं जिनसे यंग इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करते समय बचना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी एडवाइस मत लो। आपका फ्रेंड टिपेंद्र, क्योंकि वो आदमी आपको सिर्फ हॉट टिप्स ही देगा और आप उस पर ब्लाइंडली भरोसा कर लेंगे। डोंट डू दैट। टिपेंद्र के आधार पर इन्वेस्टमेंट मत करो। नंबर 2 गलती बहुत से लोग करते हैं, वो ये है कि
अरे रे, एग्जैक्टली यही तो वो करते हैं। वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बिना ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे और आपको नुकसान होगा। डोंट डू दैट। और तीसरी बात यह है कि प्लीज हर्ड मेंटालिटी को फॉलो ना करें। और ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनके दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी नहीं जानता कि वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हर्ड मेंटालिटी से बचें। अब आइए यह समझने का प्रयास करें कि आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर हर कोई जानता है कि दो मेन ऑप्शन है, एक है इक्विटी और दूसरा है डेट। सवाल है कि आप इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रूल है कि इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट परसेंट 100 में से आपकी एज घटाकर मिलती है। मेरा गणित अच्छा नहीं है तो मान लो मैं 25 साल की हूं, ओके। तो इस केस में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये होगा 100 माइनस 25, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का 75% पार्ट इक्विटी में और 25% पार्ट लोन में जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो तो मैं इक्विटी में कैसे और कहां इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है और कई पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आप सीधे इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। या पॉसिबिलिटी नंबर 2, आप कई यूट्यूब वीडियो देखकर आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए तैयार हो सकते हैं, या मेरी वेबसाइट rachnaranade.com पर मेरे कोर्सेज ले सकते हैं, या किताबें भी पढ़ सकते हैं, ताकि आप शेयर मार्केट का नॉलेज ले सके या फिर नॉलेज प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके, ओके। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आप किसी स्टॉक के बारे में श्योर नहीं है पर किसी स्पेसिफिक थीम के बारे में श्योर है। हम इस बारे में वीडियो के अगले भाग में बात करेंगे, राइट। पॉसिबिलिटी नंबर 3, आप न किसी स्टॉक के बारे में श्योर हैं, न ही किसी खास थीम के बारे में, पर आप मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में श्योर हैं। क्या आपको 2008 से 2020 तक का वो निफ्टी चार्ट याद है? वो ऊपर की दिशा में चला गया था, तो आपको लगता है कि मैं सीधे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि 20 क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो जब भी समय मिले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब समझते हैं आप डेट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। आज हम मुख्य रूप से 2 ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे। एक है पीपीएफ में इन्वेस्ट करना, दूसरा तरीका है ऑल्टरनेट फंड में इन्वेस्ट करना, जैसे गोल्ड फंड या डेट फंड। पर सबसे पहले पीपीएफ से शुरुआत करें। पीपीएफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए कि इसमें 15 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आपको बहुत कम उम्र में ही कंफर्ट मिलेगा। इसका क्या मतलब है? मैंने 21 साल की उम्र में पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और अगले वर्ष में, करंट सिनेरियो की बात करें तो अगले वर्ष मैं अपने 15 वर्ष पूरे कर लूंगी। मेरी उम्र कैलकुलेट करो, ये होमवर्क है, पर वैसे भी अगले साल मैं 15 साल पूरे कर लूंगी। तो मेरा बड़ा लॉक इन खत्म हो गया है। क्या मैं अपना पीपीएफ अभी बढ़ा सकती हूँ? यस, एक्सटेंशन अब 5 सालों के लिए होता है, तो अब मेरा लॉक इन काफी कम हो गया है। तो आप बहुत कम उम्र में पीपीएफ शुरू करने के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। मैं कितनी अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकती हूँ? आप सिर्फ 500 से पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। हर महीने 500 का इन्वेस्टमेंट करें, अलाउड है। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? ये 1,50,000 है। आप जो भी इंटरेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो टैक्स फ्री होगा। और करंटली इंटरेस्ट रेट 7.1% है, राइट। जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट मिलता है, ओके। सेकंड पॉइंट, हम गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक बहुत अच्छी हेज के रूप में काम करता है। ये कहा जाता है कि इक्विटी और गोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छे हेजिंग पैरामीटर के रूप में उचित है। दूसरा बेसिक थंब रूल है, जिसमें कहते हैं कि अपने सभी अंडे कभी भी एक ही बास्केट में न रखें। तो भले ही पीपीएफ अच्छा हो, पूरी तरह से पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करें। कुछ इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में करें, कुछ गोल्ड में, कुछ लोन में, आपको ओवरऑल अच्छा बैलेंस मिलेगा। नंबर 3, अगर आप गोल्ड या डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप 7.1% से थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भले ही मैं डेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूं, मार्केट में कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब समझते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे किया जा सकता है। क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन का यही एकमात्र तरीका है? नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल है जो मैं बता रही हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने 2 मेन भाग किए हैं। लेफ्ट वाला 75% इक्विटी में इन्वेस्टिंग और राइट साइड में डेट में इन्वेस्टिंग की बात करता है।
डेट पर नजर डालें तो मैंने पीपीएफ और गोल्ड या डेट फंड्स में 25% बराबर एलोकेशन किया है। तो क्या ये परसेंट इन्वेस्टर्स के बीच अलग हो सकता है? हाँ, ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप अब 75% कैटेगरी में जाएं तो इन्वेस्टर की प्रोफाइल के आधार पर अलग स्प्लिट्स दिए गए हैं। इनकी 3 कैटेगरीज है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क। यहाँ एक व्यक्ति जो लो रिस्क वाला है, मैंने स्टॉक एसआईपी के लिए 0% दिया है डायरेक्टली इनटू स्टॉक मार्केट। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी के आदमी को देखें तो यहाँ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 45% एलोकेशन दिया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क प्रोफाइल के आधार पर इक्विटी एक्सपोजर, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका एक आदमी से दूसरे आदमी के कंपैरिजन में बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिस्क की कैलकुलेशन करने पर एक अलग वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। क्या ऐसा कोई स्मॉल केस है जो एक ही समय में इक्विटी, डेट के साथ साथ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता हो? आंसर है यस। और उस स्मॉल केस का नाम क्या है? उस स्मॉल केस का नाम है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। और इस स्मॉल केस ने अराउंड 13.63% का CAGR दिया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप 20 साल के या 40 या 50 साल के हों, इसे अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाने में मेरी मदद करें। तब तक टेक केयर, जय हिंद और बाय बाय।